नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है। दरअसल यह चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि एक सरकार के द्वारा डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर के आया गया। उस बिल को लेकर के अर्थात उसको पेश करने की प्रक्रिया को लेकर के और उसे किस रूप में पेश किया जा रहा है, उस बात को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। सवाल ये है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के विवाद हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर। इसको एक बार समझेंगे। इसको समझने से पहले एक बार देख लेंगे कि क्या कुछ बातें इसमें कही गई हैं। तो यहाँ पर मनी बिल्स वर्सेस फाइनेंशियल बिल, और ये कहा जा रहा है व्हाट आर द डिफरेंसेस, और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है व्हाट द कोर्ट हैज़ रूल्ड, अर्थात कोर्ट का इस पर क्या अधिकार है, कोर्ट क्या कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इससे संबंधित बातें कही जा रही हैं। यहाँ पर देखें, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक लेकर के आया गया और इस विधेयक को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अर्थात इस पर विवाद हो रहा है। विवाद का कारण यह है कि ये जो विधेयक लाया गया है इसे धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऐसा कहा जा रहा है धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या नहीं है या साधारण विधेयक है, इसी चीज़ को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो रही है। ये जो महोदय हैं इनका ये कहना है कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है दरअसल यह एक सामान्य विधेयक है, ये इनका कहना है। दूसरी बात, इससे पहले अर्थात जब ये पेश किया गया था पूर्व स्थिति ये थी कि इस विधेयक को वित्तीय विधेयक के रूप में पेश किया गया। किसके तहत? तो संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत। अब यहीं पर विवाद शुरू हो गया है, और विवाद जो शुरू हुआ है तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि विधेयक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। एक को हम कह रहे हैं कि वित्त विधेयक, दूसरे को कह रहे हैं धन विधेयक, और तीसरे को कह रहे हैं कि यह संविधान संशोधन विधेयक है, और चौथा है साधारण विधेयक। तो यहाँ से शुरू करते हैं। साधारण विधेयक में संसद के विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती, इसे साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। संविधान संशोधन की बात करें तो यह दोनों सदनों में अलग अलग और विशेष बहुमत से, इसमें ध्यान ये रखना है कि संविधान संशोधन की बात कर रहा है तो उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा जब पारित किया जाएगा तब इसे हम मानेंगे कि यह पारित हो गया है। दूसरे शब्दों में, संविधान के संशोधन के विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले, उस उपस्थित भी हैं लेकिन मतदान में भाग नहीं ले रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना जरूरी है। अब 2 बातें हमने समझ लिया। अब बात आती है वित्त विधेयक और धन विधेयक की, तो इसको समझ लेते हैं। यही कुछ आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप है। जो भी विधेयक लाया गया है, आपने ये देखा कि हमने विधेयक की बात की, तो विधेयक दरअसल क्या है? तो यह एक प्रस्तावित कानून का प्रारूप है कि हम इस प्रारूप के आधार पर और इसी प्रारूप को हम कानून का रूप देना चाहते हैं, अर्थात अधिनियम बनाना चाहते हैं, और ये हमने अभी प्रस्तावित किया है या प्रस्ताव रखा है। अब इसमें भी 2 बातें हैं, एक को हम कह रहे हैं सरकारी विधेयक है और दूसरे को कह रहे हैं गैर सरकारी विधेयक है। जब सरकारी विधेयक की बात हो रही है तो यहाँ पर किसी मंत्री के द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है तो उसे हम कह रहे हैं कि यह सरकारी विधेयक है। अब ये किस किस विषय पर लाया जा सकता है? जैसे धन विधेयक से संबंधित लाया जा सकता है, साधारण विधेयक से संबंधित लाया जा सकता है, या फिर संविधान संशोधन के लिए लाया जा सकता है। अब दूसरे पक्ष पर जाइए, यहाँ पर कहा जा रहा है गैर सरकारी विधेयक। तो गैर सरकारी विधेयक संसद के किसी भी सदस्य द्वारा, यहाँ पर सदस्य की बात हो रही है, सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, वह गैर मंत्री है तो उसे कहेंगे कि यह गैर सरकारी है। इसका विषय क्या होगा? संसद का अन्य कोई सदस्य इसे पेश कर सकता है, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो यहाँ पर दोनों बातें कॉमन हैं, यहाँ संविधान संशोधन विधेयक है और यहाँ भी संविधान संशोधन विधेयक है। ये 2 बातें क्लियर हो गई। अब इसी से संबंधित कुछ और बातों को देख लेते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल की बात की जा रही है, तो इसकी 3 कैटेगरी बताई गई है।
अच्छा, 3 कैटेगरी में ये कहा गया है जो फाइनेंशियल बिल है, इसमें मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और 117(1) के तहत, और फाइनेंशियल बिल ये जो तीसरा प्रकार है 117(3) के तहत ये बताया गया है। अब इसी को देख लेते हैं। इससे संबंधित जो बातें बताई गई हैं, वित्त विधेयक क्या है? वह सभी विधेयक जिसका संबंध किसी वित्तीय मामले से है उसे वित्त विधेयक कहा जाता है। एक तो ये बात। दूसरी बात, धन विधेयक भी एक विशिष्ट प्रकार का वित्त विधेयक है, अर्थात अब ये बातें क्लियर हो गई हैं कि धन विधेयक भी एक प्रकार का विशिष्ट क्या है? वित्त विधेयक है। अब इसी से जुड़ी और जो बातें हैं, अब उसको हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये कहा जा रहा है तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं, वित्त विधेयक में 3 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, और उन 3 श्रेणियों की जो हम लोगों ने बात की पहले, वह संविधान के अनुच्छेद 117(1) में इंगित करता है कि एक विधेयक को अनुच्छेद 110(1) के खंड ए से एफ, यहां पर ध्यान रखना है कि ये पूछा जा सकता है, सब क्लॉज है इसलिए पूछा जा सकता है, में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए ये प्रावधान करता है। पेश करने की बात होगी और स्थानांतरित करने की बात होगी तो केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही किया जा सकता है। और इसे कहां पर पेश किया जा सकता है? तो इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। सीधी सीधी सी बात है, इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा, क्योंकि यहां पर कह दिया गया है कि राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सकता। इसी से संबंधित बातें, तो वित्त विधेयक की बात की जा रही है तो इसका वर्णन कहां पर किया गया है या उल्लेख कहां पर किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 117 के क्लॉज 3 में किया गया है। इसका स्वरूप क्या है? तो सामान्य विधेयक की तरह होता है, और इसे पारित होने की बात होगी तो किसी भी सदन द्वारा पारित नहीं होगा यदि राष्ट्रपति ने इस पर विचार करने की सिफारिश अगर नहीं की है तो ये पारित नहीं होगा। अच्छा, ये 2 बातें आपने समझ लिया। इन दोनों बातों के साथ साथ अब ये बातें धन विधेयक के संदर्भ में आ रही हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, यह कौन निर्धारित करेगा, इसका निर्णय, हालांकि संविधान के अनुच्छेद 110 में ये बातें बताई गई हैं, और संविधान के अनुच्छेद 110 में जितने भी प्रावधान हैं, जितनी भी बातें बताई गई हैं, उन बातों में से अगर किसी भी बात को या किसी भी प्रावधान को कोई बिल पूरा करता है, विधेयक पूरा करता है, तो वह धन विधेयक होगा। ठीक है, जैसे कर लगाने की बात होगी, कर की दर में कमी करने की बात होगी या उसे बढ़ाने की बात होगी, तो ऐसी स्थिति में उसे कहा जाएगा कि यह मनी बिल है या धन विधेयक है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है कि उनको यह निर्णय दिया गया है कि वह निर्धारित करें कि कौन सा बिल धन विधेयक है या मनी बिल है या नहीं है, वह निर्धारित करेंगे, और निर्धारित करने का अंतिम निर्णय या अंतिम अधिकार उन्हीं के पास है। अब सवाल यह भी होता है कि क्या उन्होंने जो निर्धारित किया है उसको कहीं पर चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो संविधान में जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग जब ये कह दिया गया है कि अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष को करना है या सभापति को करना है, आप अध्यक्ष कह लेना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, तो फिर न तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और ना ही किसी सदन में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इसी से संबंधित कुछ और बातें यहाँ पर आती हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। तो यहाँ पर अर्थ बताया गया है, तुलना का आधार क्या है। विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 110 में जो बताया गया है, निर्धारित जो मामले हैं अगर उससे संबंधित है तो वो धन विधेयक होगा। यहाँ पर सभी विधेयक जो राजस्व और व्यय से संबंधित हैं और उसके अलावा कुछ अन्य मामलों से भी संबंधित हैं, तब उसे कहा जाएगा कि यह वित्त विधेयक है। तो सिंपली इसमें क्या है कि ये मनी बिल में जो बताया गया है संविधान के अनुच्छेद में, अगर किन्हीं भी शर्तों को ये पूरा करता है तो वो होगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि यह साधारण विधेयक के रूप में होगा और इसमें राजस्व और व्यय के साथ साथ अन्य प्रावधान भी शामिल होंगे, तो ये वित्त विधेयक होगा। ठीक है, या इसमें अन्य बातें भी शामिल होती हैं। इसका जो रूप होता है, स्वरूप की बात कर लें तो हमने 2 भागों में बांट करके देखा। एक को हमने कहा कि सरकारी विधेयक और एक को कहा गैर सरकारी। तो ये स्वरूप में क्या होगा? तो सरकारी विधेयक होगा। इसे कहाँ पर पेश किया जा सकता है? हमने पहले बात कर लिया कि ये इस पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है?
तो लोकसभा के अध्यक्ष को है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को है तो इसे कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसकी बात की जाए तो ये साधारण विधेयक की तरह है। श्रेणी ए के बिल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, जबकि श्रेणी बी के जो होते हैं, जो 3 हमने श्रेणियां देखी, उसमें कहा गया है कि ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, अर्थात निम्न सदन या उच्च सदन या लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है। अनुमोदन की बात होगी कि अनुमोदन अर्थात यहां पर कहा जा रहा है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही यह पेश किया जाता है। कौन सा? तो यहां पर धन विधेयक की बात की जा रही है। यहां पर कहा जा रहा है कि यह भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जा रहा है, अर्थात वित्त विधेयक की बात हो रही है। ये बातें आपने समझ लिया। साथ ही साथ यहां पर बात होगी कि प्रमाणन, तो लोकसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। साथ ही स्पीकर द्वारा प्रमाणित इसको नहीं किया जाता, अर्थात जो वित्त विधेयक है उसको स्पीकर प्रमाणित नहीं करते कि यह वित्त विधेयक है या नहीं है। साथ ही यहाँ पर राज्यसभा की बात करें तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां सीमित है, क्योंकि इसे लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक है, मनी बिल है, और मनी बिल में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कर लगाने से संबंधित है या करों की दर में कटौती करने से संबंधित है या उसमें वृद्धि करने से संबंधित है। तो ये जो टैक्स लगाया जाएगा ये किस पर लगाया जाएगा? जनता पर लगाया जाएगा। और इस पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है? जनता को। तो क्या जनता से हम जाकर के पूछ सकते हैं हर मामले में? नहीं पूछा जा सकता। नहीं पूछा जा सकता तो हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधि लोकतंत्र है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता के बदले प्रतिनिधि उनके विषय में निर्णय लेते हैं, और ये जनता के प्रतिनिधि बैठते किस में हैं? लोकसभा में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकसभा जिसमें लोगों का प्रतिनिधित्व है, और राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व है? नाम से ही स्पष्ट है कि राज्यसभा अर्थात राज्यों के प्रतिनिधि या वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता पर यदि टैक्स लगाना है, कम करना है या बढ़ाना है तो जनता से ही पूछा जाएगा। तो जनता के लिए, जनता पर टैक्स लगाने के लिए जो अधिकार दिया गया है लोकसभा को दिया गया है, राज्यसभा को नहीं दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए संशोधन की बात होगी, जो धन विधेयक है इसमें अगर कोई संशोधन है, जब लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है। अब इसमें जो बातें होती हैं, या तो वो सहमत हैं, अगर सहमत नहीं हैं, असहमत हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता इसको समझ लेते हैं। क्योंकि जो राज्यसभा है उसको केवल उसमें संशोधन प्रस्तावित करने का ही अधिकार है, अर्थात केवल वो सलाह दे सकता है कि आप इसमें ये संशोधन कर लें। लोकसभा अगर उसमें संशोधन नहीं भी करती है या करती भी है तो दोबारा उसे राज्यसभा के पास नहीं भेजा जाता और उसे राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। यहाँ पर 14 दिन तक ये रोक सकते हैं। 14 दिन के बाद राज्यसभा इसे पारित करे न करे डजंट मैटर, उसे पारित मान लिया जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है स्पीकर द्वारा प्रमाणित नहीं, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समान शक्तियां प्राप्त हैं। किस मामले में? वित्त विधेयक के मामले में। अब यहाँ पर संयुक्त बैठक की बात होती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, और इस बार यूपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है, तो ध्यान रहे संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अगली बात, संयुक्त बैठक के संबंध में इसमें प्रावधान है, अर्थात जो वित्त विधेयक है उसको लेकर के या उससे संबंधित बातों को लेकर के यहां संयुक्त बैठक दोनों सदनों की हो सकती है। ये बातें समझ में आ गई। अब इसी से संबंधित कुछ और बातें देख लें। ये जो मामला था, अर्थात जो विवाद का मामला था, ये विवाद का मामला केवल इसी मामले से संबंधित नहीं है। जब आधार विधेयक आया था उसको भी लेकर के धन विधेयक के रूप में उसे पेश किया गया, तो वहां पर विवाद हुआ। साथ ही साथ जो दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता 2015 था उसको लेकर के विवाद हुआ था। जो जीएसटी विधेयक था उसको भी लेकर के विवाद हुआ था। तो इन विवादों की जो श्रृंखला है वो लंबी है। अभी 3 हमने नाम लिया। तो अब ये बात समझना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या नज़रिया रखता है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्धारित कर दे कि यह जो बिल है या विधेयक है ये धन विधेयक है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो 2018 में आधार अधिनियम लाया गया था और वो मामला फिर कोर्ट में गया था, तो कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया था, वहाँ पर 5 जजों की बेंच थी और उस बेंच में जो हमारे इस समय वर्तमान सीजेआई हैं वो भी उसमें थे और वो इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो इस बात को लेकर असहमत थे कि इसे जिस रूप में पेश किया गया है वो ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो निर्णय दिया गया था उस पर संदेह सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया था। साथ ही यह किससे संबंधित? तो आधार अधिनियम से संबंधित, और इसकी जो समीक्षा याचिका अर्थात इस विषय को लेकर के जो निर्णय दिया गया था, एक समीक्षा याचिका दायर की गई और उसे स्वीकार कर लिया गया। वो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो देखना यह होगा कि भविष्य में इस पर क्या निर्णय आता है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं चंद्रचूड़ जी हैं। 2018 के जो आधार का फैसला है उस पर इन्होंने असहमति व्यक्त किया था। न केवल असहमति व्यक्त किया था बल्कि उसकी आलोचना भी की थी। कहा था आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पेश करना, पारित करना ये ठीक बात नहीं है। दरअसल यह संविधान पर धोखाधड़ी है। तो ये मामला इससे संबंधित है, इसको आप लोगों ने देख लिया। तो आई होप आप लोगों को इससे संबंधित बातें समझ में आ गई होंगी कि ये बातें क्या हैं, ये मामला क्या हैं और पूरा विषय ये विवादित क्यों रहा है। और जो धन विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर के बातें चल रही हैं, इसमें आप डिफरेंस कर पाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।